अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट समद जमाल एंड वेलकम बैक टू माय शो जिसका नाम है नॉट आउट। और इस शो में हम बहुत सारी बातें करते हैं क्रिकेट के हवाले से, और हमारे शो में एक गेस्ट भी आते हैं जो कि क्रिकेट की दुनिया से उनका ताल्लुक़ होता है, आइदर एज ए प्लेइंग मेंबर और अ नॉन प्लेइंग मेंबर। और इसी तरह आज भी हमारे यहाँ पे एक गेस्ट आए हैं, लेकिन इस गेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक क्रिकेट लीग के बारे में जो कि लंदन में हो रही है। इसका नाम है एलियट डेविस क्रिकेट लीग। ईस्ट लंदन में इसके मैचेस हो रहे हैं और इस क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो भी हमारे शो पे आ चुके हैं, जिनका नाम है सलीम यासीन। आप लोगों ने वो शो भी देखा होगा। तो इस लीग के बारे में ये है कि इसके मैचेस ईस्ट लंदन में आजकल हो रहे हैं और इसके कुछ दो डिवीज़न्स हैं। बेसिकली डिवीज़न 1 है, डिवीज़न 2 है। इस लीग की खासियत ये है कि इस लीग के अंदर जो है काफ़ी प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे कि शाज़ेब हसन हैं, फैसल इकबाल है, रियाज खेल हैं, शुएब मलिक के भाई अदील मलिक हैं। और ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस इस दफ़ा का जो सीज़न रहा है वो काफ़ी वेट रहा है, काफ़ी बारिशें रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मैचेस जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। लेकिन इस वक्त तक सो फार जो कि पॉइंट्स टेबल हमारे सामने है, जो चल रहा है, वो इस हिसाब से है कि डिवीज़न 1 के अंदर इस वक्त पहली पोजीशन पे है इंटर एशिया, दूसरी पोजीशन पे है लायन टाइगर्स, तीसरी पोजीशन पे है मार्शस जिसमें शाज़ेब हसन और अदील मलिक खेल रहे हैं, और फिर है मर्टन और फिर है LCC। ये डिवीज़न 1 है। और डिवीज़न 2 के अंदर जो है वो है पहली पोजीशन पे एसेक्स यूनाइटेड, दूसरी पोजीशन पे डिजिटेक कोबराज, तीसरी पोजीशन पे पंजाब ऑल स्टार्स, फिर है स्टैनफोर्ड, सनी 11 और यश 11। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली पॉइंट्स टेबल है डिवीज़न 1 और डिवीज़न 2 का। तो जो मेरी तरह लोग हैं जिनको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है वो ईस्ट लंदन कभी भी जा सकते हैं, फेयरलॉप की तरफ या हेनॉट की तरफ, जहाँ पे ये मैचेस होते हैं, और जाके ये मैचेस खुद देख भी सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रोफेशनल प्लेयर से मिलना हो तो आप इनसे मिल भी सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा छोटा सा एक अपडेट एलियट डेविस क्रिकेट लीग के ऊपर। तो आइए अब चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। इन मेहमान का मैं एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता चलूँ। ये मेहमान जो हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और ये सिर्फ एक क्रिकेटर भी नहीं है बल्कि मेरे बचपन के दोस्त हैं। साथ में हम स्कूल में पढ़े हैं। पाकिस्तानी है, कराची से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन दुबई में पले बड़े, मेरे साथ ही थे, और काफ़ी सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं। इनका नाम शेख ज़ैनुल आबिदीन है। सो इससे ज़्यादा मैं आपको पहले बोर करूं या कुछ करूं, तो आइए गेस्ट की तरफ चले और इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्रिया। आपको सुना? बस अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन, क्रिकेट के हवाले से ये शो है, जैसा कि तुम जानते हो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि तुमने ये टाइम निकाला और तुम आए इस शो में कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैं तुमको जानता हूँ, तुमने इतनी क्रिकेट खेली है, मैं समझता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे बारे में लोगों को बताया जाए। और इस शो के अंदर बेसिकली हम लोग बात ही डोमेस्टिक और क्लब लेवल के प्लेयर्स के ऊपर करते हैं, जैसे कि तुम हो और कई सारे प्लेयर्स हैं। तो ये एक काफ़ी ऑनर की बात है कि एक दोस्त के तहत और एक क्रिकेटर के तहत तुम्हारा मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो बड़ी मेहरबानी इसके लिए कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, भी मुझे बड़ी खुशी है। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई। मेरे ख्याल से स्कूल के बाद एक काफ़ी लंबा गैप आया उसमें। एग्जैक्टली। ज़ैन, बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट का करियर जो तुम्हारा शुरू हुआ है, काफ़ी अचीवमेंट, मुझे तो पता है तुम्हारे अचीवमेंट्स का, लेकिन हमारे व्यूवर्स को भी हम बताते चले कि तुम्हारी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। कब से शुरू किया था क्रिकेट तुमने? ये आज से बहुत पुरानी बात है, 13 साल पुरानी, देख समझ लें 13 साल पुरानी बात है। मैं जब ग्रेड 6 में था, आई थिंक आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और हमारा एक मैच चल रहा था, सीनियर के साथ चल रहा था मैच हमसे। आई थिंक दे वर इन ग्रेड 9 एंड आई वाज इन ग्रेड 7, सॉरी ग्रेड 6। काफ़ी मतलब मैचेस तो हम काफ़ी खेलते रहते थे। जो मेरे टीम्स के प्लेयर्स थे वो मुझे नहीं जानते थे मैं किस तरह खेलता हूँ, तो वो मुझे बेसिकली हमेशा 9 और 10 में देते थे बैटिंग। तुम्हें 9-10 पे देते थे, मुझे तो खिलाते ही नहीं थे। हाँ, वो तो मेरे को तो स्कूल की ब्रेक में भी ऐसे बोलना पड़ता था, थोड़ी सी बॉलिंग करवा दो। जी, तो मुझे 9 और 10 में जो है ना वो बैटिंग देते थे, जबकि मुझे बॉलिंग भी नहीं देते थे वो लोग। तो एक मैच इस तरह आया था कि टारगेट हमें अचीव करना था, कुछ 250 अचीव करना था, और हमारी टीम 160 में जो है ना, मतलब 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अच्छा। तो अब मुझे उस वक्त चांस मिला बैटिंग करने का। जब 7 विकेट हमारी गिर गई थी तो मुझे उस वक्त चांस मिला था बैटिंग करने का। और वहाँ से फिर मैंने जो है ना अपने मेरे साथ एक ओपनर खेला था, हमारे स्कूल का है, आपको भी मालूम है, सलमान जावेद नाम है उसका। सलमान जावेद, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो हम लोग 160 से मैंने स्टार्ट किया था, और फिर हम लोग ने वह टारगेट अचीव कर लिया था, आखिरी ओवर में अचीव कर दिया था। अच्छा। और मैंने उसमें 50 आउट रन मारे थे। अच्छा। तो यहीं से फिर मुझे
तवज्जो मिली, लोगों ने मुझे पहचाना, लोगों ने किस तरह मैं कैसा हूँ, किस तरह खेलता हूँ। फिर उसके बाद से जो है ना मुझे ऊपर आने का मौका दिया। ऊपर आने के मौके के बाद फिर मैंने इंटर स्कूल हम लोग का एक टूर्नामेंट शुरू होता है, अल-रवाबी कप शुरू होता है। अल-रवाबी कप, बिल्कुल। उसमें मैं एज अ ओपनर मेरी प्लेस बन गई थी और मैंने सेंचुरी मारी थी अल-रवाबी कप में मैंने सेंचुरी किसके खिलाफ आप खेले थे उस वक्त? हम लोग शेख राशिद स्कूल के खिलाफ खेले थे, जो सारे पाकिस्तानी थे। और आपको मालूम है वहाँ कैसे होता है, होते तो बेसिकली 22-23 से ऊपर होते हैं, लेकिन अपने आप को जाहिर करते हैं कि हमें 80 हम लोग। ये मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग नॉर्म है कि अपनी एज हमेशा थोड़ी सी कम बताते हैं। तो वो था भी उर्दू मीडियम स्कूल था और काफ़ी डर भी लगता था खेलने, क्योंकि बड़े लड़के थे, बाउंसर मारते थे और वो सीमेंट की पिचेस मेरे ख्याल से दुबई क्रिकेट काउंसिल तेज निकलती थी बॉल, इस लाइन पे निकलती थी, वो कैरी हो जाती है, पड़ के निकलते हैं। अब उसका ऐसा सीन था कि मेरे साथ मेरे सीनियर थे और उसका नाम था शाहीन, नाम था उसका। अच्छा। और उन्होंने बेसिकली, मैंने फर्स्ट फेस बॉल पहली बॉल फेस की थी। पहली बॉल फेस करने के बाद मैं पॉइंट में जो है ना मैंने खेली थी बॉल, और वो नॉन स्ट्राइकर हैंड जो था, मेरे जो सीनियर थे, वो निकल के आगे कि आओ यस पहली बॉल में। अच्छा। और मैंने नो बोल दिया क्योंकि मैं रन नहीं ले सकता था। हाँ। और रन आउट हो गया था। अच्छा। तो 0 for 1 एक पहली विकेट हमारी गिर गई थी और वो मेरे सीनियर थे। हाँ। और वो मुझे बहुत एक गुस्से से देख रहे थे, मेरा दिल वो वैसे ही बढ़ गया था कि मैंने अपने सीनियर को रन आउट कर दिया। बिल्कुल। दूसरा फिर वो सीनियर कैप्टन था हमारा, वो आता कहता आराम से खेलो, कोई बात नहीं, सब छोड़ो। कासिम जुबैर नाम है उसका। कासिम जुबैर जो अभी यूएई के लिए भी खेल चुके हैं। यूएई के भी खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो हम लोग ने फिर पार्टनरशिप बनाई, उन्होंने 50 मारी, मैंने भी 50 मारी, और इस तरह जो है ना वो आउट हो गए। ये पहला जो है उस स्कूल के अंदर जो मैच खेला था जिसमें 250 चेज किया था, उसके बाद पहला प्रॉपर मैच जो मुझे डायरेक्ट फिर मुझे नाम मेरा आ गया था टीम में, और मुझे फिर जो है ना अल-रवाबी के टूर्नामेंट में जो है ना एज अ ओपनर मुझे जो है ना खिलाया था। एज अ ओपनर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है स्कूल के अंदर, मेरे को याद है कि टीम में जगह बनाना, अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त लड़के खेले थे मोयुद्दीन और मेरे ख्याल से कासिम जुबैर, फिर रमीज खेल रहा था। तो ये सारे हमारे बेसिकली जो थे वो सब यूएई नेशनल टीम्स में खेलते हैं। ये सब यूएई नेशनल टीम्स में खेलते थे, खेले हुए हैं, कोई अभी भी खेल रहा है, कोई खेले हुए हैं इस तरह से। तो मैं एज अ ओपनर गया था और फिर उसके बाद पहली बॉल में जिस पता था रन आउट हो गए थे। फिर इस तरह जो है ना हमने जो है ना आगे करते जो है ना, फिर मैंने जो है ना बेसिकली 40 बॉल्स में जो है ना 50 मारी थी। उसके 20 बॉल के बाद जो है ना मैंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। तो 63 बॉल्स में मैंने अपनी सेंचुरी। अच्छा, यानी वो पहला मैच काफी यादगार मैच और काफी अच्छी परफॉर्मेंस। डेफिनेटली, जी हाँ। तो उसकी वजह से फिर मेरा नाम आया अखबार में। इसी तरह फिर वो सेलेक्टर्स, यूके के जो सेलेक्टर्स, इन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड के साथ एक मैच था दुबई में, वहाँ पर खिलाया, मुझे एज अ ओपनर भेजा था। अच्छा। तो इस तरह जो है ना मेरी फिर क्रिकेट, यानी यहाँ से क्रिकेट आ गया। बहरहाल मैं बहुत माजरत के साथ आपको थोड़ा काटना चाहूँगा। नाजरीन, ये क्रिकेट के ऊपर बातें चलती रहेंगी, इनकी लाइफ के बारे में हम और जानेंगे, पहचानेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रेक से पहले, जाने से पहले हम शेख ज़ैनुल आबिदीन से बात कर रहे थे कि उनके क्रिकेट की एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात कर रहे थे, और फिर हमें एक ब्रेक लेना पड़ा और अब हम वापस आ गए। तो आइए इनसे बात करिए। जैन, जैसा कि हम तुमसे बात कर रहे थे तुम्हारे क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, तुमने बताया किस तरह तुमने स्कूल से शुरू किया। 12वीं साल की उम्र, तुम 12 साल के थे उस वक्त, 6ठी ग्रेड में तुमने स्टार्ट किया और तुमने 8वीं 9वें नंबर में बैटिंग की और इस तरह किया। अब ये तो तुम आ गए थे इंटर स्कूल के अंदर, कितने साल स्कूल की तरफ से खेला तुमने? मैं आई थिंक मैंने काफ़ी साल ग्रेड 7 से मैंने स्टार्ट कर लिया था, और मैं अपने A लेवल्स तक जो है ना खेलता रहा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 साल मैंने क्रिकेट इंटर स्कूल खेली है। 5 साल इंटर स्कूल खेली है। अच्छा, ये 5 साल तो तुमने इंटर स्कूल हार्ड बॉल क्रिकेट खेली, लेकिन मतलब हर क्रिकेट प्लेयर को मैं हमेशा ये पूछता हूँ, हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मोर लेस हर जो क्रिकेट प्लेयर होता है डोमेस्टिक पे या क्लब लेवल पे, जो भी अच्छे लेवल पे आगे खेलता है, वो किसी न किसी प्रोफेशनल कोचिंग के थ्रू आता है, या वो कोई क्लब ज्वाइन करता है जहाँ पे उसकी क्रिकेट को जो है वो पॉलिश किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। क्योंकि 12 साल की उम्र में तो मतलब बहुत छोटी उम्र होती है, वहाँ सीखने का फीस होता है। तो तुमने कोई क्लब ज्वाइन किया था इस तरीके से दुबई में? बेसिकली मैं क्रिकेट पहले अपने अब्बू के साथ खेलता था।
अच्छा और वो इस तरह खेलता था, घर में खेलते थे हम लोग, और मुझे बॉलिंग करवाते थे और मैं सिर्फ बैटिंग करता था। अच्छा। क्योंकि मेरे अब्बू भी मेरे जो वालिद साहब हैं शेख सलाउद्दीन, वो उन्होंने अच्छी लेवल में हॉकी खेली हुई है। अच्छा, हॉकी के प्लेयर जी रह चुके हाँ, हैं वो? हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, और वो बेसिकली उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया है स्पोर्ट्स में अंदर जाने के, तो उन्हीं का हाथ है। तो इसी तरह उन्होंने फिर क्लब मेरे लिए ढूंढा था सबसे पहले, क्योंकि वो जब जानते थे कि मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्लब उन्होंने जो है ना फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे लिए, वो था शारजा स्टेडियम में था, SCC शारजा क्रिकेट। और उस ज़माने में इतने ज़्यादा कोई लोग होते भी नहीं थे, ट्रेनिंग कोचिंग के हिसाब से जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन ये होता था मेरे जो पहले कोच थे वो है शहजाद अल्ताफ़, जो यूएई के लिए भी खेल चुके हैं, जो यंग क्रिकेट टैलेंट अकेडमी जिनका है। डेफिनेटली जी हाँ, वही, और वो काफ़ी पॉपुलर हैं यूएई में क्रिकेट के हवाले से। तो उनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना क्रिकेट जो है ना शुरू की थी, उन्होंने मुझे कोच शुरू किया था। इसके बाद फिर उन्होंने मुश्ताक अहमद जो है हमारे, जो 99 के वर्ल्ड कप में कोच रह चुके हैं, बिल्कुल, वो भी उन्होंने मेरे साथ कोचिंग की। फिर तौसीफ अहमद हैं, उन्होंने जो भी पाकिस्तान ऑफ स्पिनर रह जिनका चुके हैं। उनका क्लब तो मेरे ख्याल से ECB ब्लूज और ECT ब्लूज और ये था। जी हाँ, क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा ECT के कोचिंग कैंप में गया था और फिर मैं वहाँ से जो है निकाला गया था। अच्छा क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी। अच्छा। और मैंने भी कहा था कि क्रिकेट खेलूँगा, तो वो हुआ नहीं था। बेसिकली जो है खेले थे हम लोग को, मेरे को याद है नेट्स पे गए थे, तो तौसीफ सर खड़े हुए थे, पहली दफ़ा उन्होंने देखा। तो ये मेरा दोस्त लेकर गया था मुझे, फवाद गफूर, जो दुबई में काफ़ी क्रिकेट खेलता है, लोग काफ़ी जानते हैं, कीपर है वगैरह। तो वो मुझे लेकर गया और मेरे को तौसीफ सर कह रहे थे कि क्या बनना चाहोगे, तो मैंने कहा फास्ट बॉलर बनूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कराओ। तो मैंने पहली बॉल कराई, आगे मेरे ख्याल से वो लड़के का नाम मेरे जहन से निकल गया, जिसका है ECT, काफ़ी लंबा सा लड़का है, जो यूएई के लिए भी खेल चुका है कैंप में। उसने जो है आगे बढ़ के उसने शॉट मारी है और मैं पकड़ने के लिए गया तो मेरे हाथ पे लग गई, और बस उसके बाद से मेरा जो है करियर जो है काफ़ी शेकी रहा है उस वक्त। तो हाँ, अनबैलेंस रहा, क्योंकि फिर वो एक आपको मेरे ख्याल से छोटी उम्र में एक दफ़ा बॉल कहीं लग जाए तो मेरे ख्याल से डर भी बैठ जाता है। इसी तरह मैं आई थिंक 18 जब मैं 18 साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं विदाउट हेलमेट पहन खेल के क्रिकेट खेलता था। हाँ। और मुझे क्रिकेट इतना क्रेज था कि मैं विदाउट पैड्स भी जो है ना मैं हार्ड बॉल से खेलता था। अच्छा। जी हाँ। फिर उसके बाद मुझे बहुत फास्ट बॉलर ने मेरे घुटनों में लगी थी। अच्छा। और उसके बाद से मैंने पैड्स पहनने शुरू कर दिए थे। हाँ। लेकिन मैं हेलमेट उस वक्त भी नहीं पहनता था। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक से ट्रेनिंग में ऐसा हुआ था कि फास्ट बॉलर ने लेग में कराई और मैंने बहुत जल्दी खेल लिया, फ्लिक कर लिया, तो उसकी एज लग के मेरे इधर चिन पे लग गई है। फिर वो जो फटा है, हाँ। उसके बाद से मुझे खून ही नज़र आया और कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद से जो है ना मैंने सब कुछ प्रोटेक्शंस में अब ये है कि ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आजकल जो क्रिकेटर्स खेलते हैं बिना हेलमेट के चले जाते हैं या बिना थाई गार्ड के चले जाते हैं या बिना पैड्स के चले जाते हैं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी रिस्की है कि आप अपनी जान पर जो एक रिस्क ले रहे हैं कि आपको बॉल लग जाए। क्योंकि हाल में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक जगह क्रिकेट खेल रहा था यहीं लंदन में, और मैं बॉलिंग कराते हुए जो है मैंने स्पाइक्स नहीं पहने थे बेसिकली उस दिन। अच्छा। और मैंने कहा ठीक है, खैर एक मैच है, स्पाइक्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरे असल में स्पाइक्स गुम हो गए थे। तो उसकी वजह से जब मेरा पैर फिसला और मैं गिरा तो मेरी कमर जो है वो बैक स्पेन हो गया और मैं बेड रेस्ट पे आ गया था, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी तकलीफ थी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई थी ये वगैरह। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही जाएँ, ना कि आप बिना हेलमेट के खेलें। डेफिनेटली आप पूरे प्रोटेक्शन के साथ जानी चाहिए, और ये चीज़ें बनी हैं हमारी प्रोटेक्ट के लिए। वैसे आप लेट 60s 70s में चले जाएं, वहाँ पर तो हेलमेट भी नहीं होते थे, सिर्फ एक कैप की तरह जिन्होंने पहन के खेलते थे ये वो वगैरह। अभी जाके इन्होंने जो है ना सब कुछ, अब तो हर चीज़ आ गई। अब तो मेरे ख्याल से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अगर बनाया है तो उन्होंने कुछ पास्ट इंसिडेंट्स को देख के बनाया। क्योंकि ऑब्वियसली पिछले टाइम में तो ऑलविन कालीचरण खेलते थे, वो बिना हेलमेट के खेलते थे, उनके पैड भी बीच में गैप्स होते थे और वो लंबे लंबे बॉलर्स थे। लेकिन उस वक्त का दौर अलग था मेरे ख्याल से आजकल, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी जो यंग जनरेशन, जो काफ़ी यंग क्रिकेटर्स हैं, जो 17 साल की उम्र में खेल रहे हैं या 18 साल की उम्र में खेल रहे हैं, उनका मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो एक ईगो भी बन गया कि नहीं यार हेलमेट पहन के खेलेंगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ये क्या तुम डरते हो बॉल से और तुम में हिम्मत नहीं है। भाई ये एक तरह से बेवकूफ़ी है। अगर ये बंदा कोई अगर ऐसा सोचता है वो एक तरह से बेवकूफ़ी कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ खेल रहा है। वो ये कहते हैं कि हम स्पिनर्स पे भी हेलमेट क्यों पहने, क्योंकि यार अरे भाई अगर तुम स्वीप खेलने जाओगे, एज लग गई, मुंह पे आ गई बॉल तो लग सकती है। इस तरह अगर आपको याद है तो हमारे स्कूल में एक लड़का हुआ करता था मैसम रज़ा। उसने हेलमेट नहीं पहना था, किसी एक मैच में नहीं पहना था, और उसको वो जबकि बहुत टैलेंटेड लड़का है, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली उसने भी।
उसको एक दफ़ा ये हुआ था कि इसी चक्कर में उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और वो बैटिंग करने गया था, तो बॉलर ने आई थिंक इंटेंशनली जो है ना बाउंसर मारा था उसको और वो उसको लग गई थी, और फिर जो उसकी ब्लीडिंग हुई है वहाँ से, उसके बाद से उसने फिर उसकी क्रिकेट ही ख़त्म हो गई अब तो। अच्छा क्योंकि उसका सर फट गया था और काफ़ी वक्त हॉस्पिटल में वगैरह हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मुझे कुछ अर्से पहले भी बता रहा था कि ऐसा है कि मेरे सर पे चोट लगी हुई है और मुझे बेसिकली प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने से जो है वो मना किया गया कर दिया था, क्योंकि उसका सर पीछे पूरा फट गया था और अब वो बिल्कुल भी नहीं, उसको दर्द भी होता है उसको। तो मेरे ख्याल से वो तो मतलब ये है कि इससे बेहतर तो है कि आप हेलमेट पहन के चले जाएं, ना कि आप सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट खराब कर दें। वो मेरे ख्याल से आपको और कोई ऐसी इंजरी कोई लगी है जिसका आप अभी भी देखते हो कि भाई निशान कहीं है, तो बोलते यार ये मुझे बड़ी खतरनाक लगी है, कुछ इस तरीके से? एक बेसिकली एक मैच था हमारा, और वो मैच था इंग्लैंड की टीम ने किसी क्लब ने टूर किया था दुबई में। अच्छा। और वो मैच खेल रहे थे, बैट्समैन आई थिंक बहुत सेट हो गया था, बैट्समैन ओपनर था उनका, और वो खेल रहा था 85 में खेल रहा था। और 85 में खेला था, तो मुझे फास्ट बॉलर ने बोला था, हमारा था एक वसीम बारी नाम का, वसीम बारी, जी हाँ, उसने मुझे बोला था कि गली में जो है ना फील्ड करो तुम इसके लिए। तो खैर 85 में था, मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि यार 85 में बैट्समैन सेट हो गया, वो गली में मुझे कैच देगा, इस पोजीशन में मैं था। तो उसने मुझे गली पोजीशन में खड़ा किया था, और जब मैंने कैच लिया था उसका, बहुत मुश्किल कैच था वैसे, लेकिन तेज़ आई थी गेंद मेरे पास, बहुत मुश्किल कैच था, तो मेरी जो फिंगर थी ना वो बैंड हो गई थी, उसी वक्त बैंड हो गई थी, हड्डी टूट गई थी। जी हाँ, और मैं इतनी दर्द में खेला, मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ वो एक हड्डी में जो लगती है ना आपको वो है। जब मैं घर जाके देखा तो ये जो मेरी ये फिंगर है बेसिकली ये पूरी ऐसी टेढ़ी हुई थी। ये तो अभी थोड़ी बहुत सही होगी, अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरा में, अगर बिल्कुल। तो ये जो है ना पूरी मेरी ऐसी हो गई थी, अभी तो फिलहाल इस तरह है थोड़ी बहुत, ये तो फिर भी बेहतर लग रही है। लेकिन माजर के साथ एक और दफ़ा मैं आपको काटना चाहूँगा क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। नाजरीन, हम एक और ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाइएगा, एंड विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, एंड जैसा कि आप देख रहे थे हम शेख ज़ैनुल आबिदीन से यहाँ बात कर रहे थे उनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। ज़ैन, आप बता रहे थे कि आपने अपनी जो है उंगली, जी हाँ, तो ये मेरी उंगली है। और ये बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैंने कैच पकड़ा था और ये काफ़ी बैंड हो गई थी मेरी उंगली, और खैर अभी तो सही है, लेकिन ये हड्डी देखें, अभी भी आप देख रहे हैं ये हड्डी अभी भी ऊपर है थोड़ी सी, इस तरह से है। तो बस ये था, एक ये निशान था और एक ये निशान था जो मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ मतलब अभी भी ऐसी है, तो मतलब इसमें तकलीफ होती है? अब नहीं कोई तकलीफ होती, ना कुछ इस तरह कुछ। तो ये परमानेंट बैंड हो गई है, परमानेंट बैंड हो गई है मेरी। तो उसके बाद से आपने शायद अहद कर लिया होगा कभी गली में फील नहीं करेंगे? गली में नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाहिर है क्रिकेटर्स हैं, लगती है हर जगह चोटें आती हैं, लगती हैं हमें, तो ये तो अब आदी सी हो गया। वो आपको मालूम है, एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि एक बंदा अगर वही हार्ड बॉल कैच करते रहे हमेशा, तो उसके हाथ सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल लगती नहीं है फिर बाद में। तो इसी तरह ये हो गया कि अब कोई चीज़ हमें, लेकिन यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि हम लोग हमेशा से दुबई में खेलें, तो उधर का जो मौसम है, उधर की जो कंडीशंस हैं वो अलग है। अब अगर तो कोई हाई कैच भी आ जाता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सीज़न के पहले मैचेस होते हैं तो जब हाई कैच आ रहा होता है तो दिल में ये ख्याल रहता है कि या तो हम छोड़ दें या तो हम पकड़ लें, क्योंकि पकड़ना भी है और हाथ पे लगती भी बहुत है। क्योंकि ठंड इतनी होती है ना कि हाथ हमारे पूरे सख्त हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं ठंड के हिसाब से। तो बेसिकली खैर हाई कैच तो वो तो छोटी बात है, लेकिन ये है कि कोई तेज आ जाए, जो स्लिप में बंदा खड़ा हुआ है, उसके लिए तो ये डेफिनेटली उसके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो हर बॉल पे दुआ कर रहा था कहीं भी जाए यहाँ ना आए, क्योंकि वो जैसे ही आती है हाथ पे लग जाती है। क्योंकि हम लोग पिछले साल खेल रहे थे एक जगह पे लंदन में, तो वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर आए थे मोहम्मद तलहा, तो उस टूर्नामेंट में वो भी खेले थे और मैं भी खेला था। तो उनका मैच जो है एक टीम के साथ हो रहा था जिसका बैट्समैन जो तकरीबन मेरे ख्याल से उसने भी सेंचुरी मार ली थी, और मोहम्मद तलहा की बॉलिंग आई। अब ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, बाकी जो है डोमेस्टिक है, तो एक एक्सपीरियंस का फ़र्क आ जाता है। तो जो पीछे कीपर खड़ा था उसको, सर्दी का टाइम था क्योंकि उन दिनों में मौसम काफ़ी सर्द चल रहा था, शुरू के मैचेस थे, तो मोहम्मद तलहा ने जब बॉल कराई है तो वो निक हुई है बैट्समैन के बैट से और कीपर की आंख पे जाके लगे यहाँ पे।
और यकीन करो ये पूरा जो हिस्सा था इसका वो फूल गया था, वो ब्लू और रेड कलर का कुछ हो गया था, इसको हॉस्पिटल ले जाके काट के खून निकालना पड़ा उसमें से। ओहो। तो मतलब सर्दी की जो चोट होती है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है, और वो देख के जो बंदा है ना, वो हम लोग फिर हमारे जो फील्डर जो होते हैं ना, वो और डर जाता है कि यार स्लिपर सही। गली में नहीं खड़ा करना बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी बुरे बुरे एक्सपीरियंस की वजह बंदा। और ऊपर से ये कैच करने से पहले आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस ना लें, अपने आप को कॉन्फिडेंट मिलें, ये सोचें कैच जब आ रहा हो कि मैं पकड़ सकता हूँ आराम से। और तरीका होता है कैच पकड़ने का, यहाँ पर हाथ यहाँ पर लाके अपनी चेस्ट के पास लाके कर लें कैच पकड़ने। ये उसमें एक एंटीसिपेट, मेरे ख्याल से ज़्यादातर गलती जो करते हैं लोग वो ये करते हैं कि वो लोग एंटीसिपेट नहीं करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते हैं बैट्समैन को। वो अक्सर जो है वो बॉलर को ही देख रहे होते हैं, ठीक है, कि बॉलर कब आएगा, बॉल कराएगा, जबकि उनको बैट्समैन को देखना होता है, उनके फुटवर्क को देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है, एंटीसिपेशन आता है उसके अंदर, प्रिडिक्शन आती है, वो पता होना चाहिए ताकि आप पहले से रेडी रहे कि अब बॉल आने लगी है तो मैं पहले से रेडी रहूँ। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें की नहीं और अचानक से बॉल आएगी तो फिर तो चांसेस है कि आप या तो यूं जाएंगे और आपके मुंह पे लगेगी, या तो आपको डायरेक्ट चेस्ट पे भी लग सकती है, तो उसमें इंजरीज के ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं। बस ये है कि कॉन्फिडेंट की बात होती है, और अगर जिस क्रिकेटर ने ज़्यादा क्रिकेट खेली होती है वो सीधे से समझ सकता है, जान सकता है कि कैचेस किस तरह लेने हैं, किस तरह करने हैं। बहुत से लोग तो ऑस्ट्रेलियन टाइप कैचेस लेते हैं, या सीधी आ भी रही होती है इस तरह करके कैच ले रहे होते हैं, उस हिसाब से भी ड्रॉप करते हैं, लग भी जाती है, इंजरीज होती है। जो लोग लेते हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो लोग, उनका काम ही है प्रैक्टिस करना, कैचेस लेना, इनका काम ही है नेट्स पर ये ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह कि अगर आपको स्टाइल से कैच लेना है या किसी तरह से कैच लेना है तो आप जो है ना ये पहले तो प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैन, ये सारी बातें तो हमने कैचेस और सब क्या, लेकिन तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं जो कि मेन जिसको मैं सामने लाना चाहता हूँ। तुमने इतनी सारी अचीवमेंट्स की हैं, तुमने स्कूल, इंटर स्कूल के अंदर तुम्हें काफ़ी सारी सर्टिफिकेट्स मिली हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो किस किस बारे में सर्टिफिकेट्स जरा बताएं हमें। सर्टिफिकेट मुझे इस हिसाब से मिली थी कि फर्स्ट प्लेस टीम जीतने के हिसाब से ली थी, फिर मैं कैप्टन बना था, अपनी टीम को लीड किया था, बेस्ट कैप्टन मुझे मिला था। फिर मैंने विकेट कीपिंग भी की है काफ़ी अरसे। विकेट कीपिंग भी की है तुम? वैसे तो बैट्समैन और बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, तुम कीपिंग भी कर रहे भी करता हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, मुझे बेसिकली कीपर बना दिया गया था स्कूल वालों ने। अच्छा। स्कूल वालों ने कीपर बना दिया था। फिर क्लब में गया था, उन्होंने मुझे क्योंकि मैं क्लब लेवल में इस तरह आया था, इस तरह मैंने एंट्री की थी। अंडर 19 मैंने इस तरह खेली थी कि पहले स्कूल में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, स्कूल के बाद फिर जो है ना मेरा नाम इधर आया, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे नाम आया। यूएई अंडर 19 में? जी हाँ, जी हाँ। वो जो यूएई अंडर 19 की मुझे याद है, स्कूल के अंदर हम लोग असेंबली में सुबह खड़े थे और तुम्हें अलग से लाया था, तो मुझे लगा शायद या तो तुम्हें स्कूल से डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन वो पता चला था कि यूएई अंडर 19 में ना। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स थी उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ सेलेक्टर्स ने जो है ना मेरा नाम दिया गया था, और मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त एक ही बंदा था जो, जाहिर बात है पूरी स्कूल में एक ही लड़का खड़ा था, वो भी हमारे बैच का। क्योंकि हम तो सारे परेशान थे और कह रहे थे पता नहीं क्या किया इसने कि इसको उधर खड़ा किया प्रिंसिपल ने, और अचानक कहा कि शेख ज़ैनुल आबिदीन जो है वो यूएई अंडर 19 में सिलेक्ट हो गए। तो काफ़ी मतलब प्राउड की बात। कैसा मोमेंट था जब ये अनाउंस हुआ कि अब आप यूएई अंडर 19 को रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरी क्रिकेट ऐसी थी ना कि मुझे किसी ने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इस तरह थी क्या, मुझे किसी ने मोटिवेट भी नहीं किया, मुझे कब अप्रिशिएट किया। और मैं ये बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, मैं इसके लिए खेलूंगा, इस कंट्री के लिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा था बिल्कुल, क्योंकि मैं क्रिकेट को इतना सीरियस नहीं लेता था। पहली बात तो ये, वो जब मैचेस हो गए, चलो लड़कों ने बुला दिया, खेल लिया, हो गया। अपने दोस्त, बेसिकली मैं क्रिकेट मैच खेलने जाता था अपने दोस्तों के लिए। हाँ, वो 10 जगहों से फोन आ रहे होते हैं, यहाँ भी खेल लो, वहाँ भी खेल लो, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से मैं जाता था। जब मेरा नाम आया अंडर 19 में, तो फिर मैंने उस वक्त अपने आप को सीरियस लेने लगा, क्रिकेट को सीरियस लेने लगा, और इसी तरह जो है ना फिर मैं आगे बढ़ा। तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे अंडर 19 के? कोई ऐसे वाकयात हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे? कोई ऐसे टूर्स पे तो जाहिर सी बात है गए होगे, तो कोई ऐसे टूर्स थे जहाँ पे? एक टूर है, लेकिन वो दुबई क्लब से मैं गया था। अच्छा। नेशनल टीम से नहीं गया था। अच्छा। दुबई यूनाइटेड क्रिकेट क्लब थी, उधर से गया था। और वो इस तरह गया था कि मेरा नाम 15 में नहीं था, स्क्वाड में नहीं था, लेकिन उनके प्लेयर्स, 2 ओपनर्स से वो इंजर्ड हो गए थे। उधर हॉलैंड का मैच था, हॉलैंड में इंजर्ड हो गए थे। अच्छा, हॉलैंड गए थे? जी, हॉलैंड, एग्जैक्टली। और मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि आप अपना पैक करके जो है ना आ जाओ, आपका नाम आ गया। मैं स्टैंड बाय में था वैसे। स्टैंड बाय में?
तो अब ऐसा था कि मुझे 8 घंटे की फ़्लाइट थी और उसके बाद समझ लें 12 घंटे बाद मेरा मैच था। तो 8 घंटे की फ़्लाइट पे 4 घंटे मेरा कहीं होटल वगैरह में स्टे था, उसके बाद मैं डायरेक्ट मैच खेलने चले गया था। अच्छा, अब मैं टायर्ड था क्योंकि 8 घंटे की लॉन्ग फ़्लाइट थी और काफ़ी टायर्ड था। मुझे नहीं, और मुझे उसी वक्त बता दिया गया कि आप एज अ ओपनर जाएंगे बैटिंग के लिए। अच्छा, हम लोग टॉस जीते थे बैटिंग करने के वजह से। मतलब खुशी की बात तो मतलब खुशी की बात तो थी, और दूसरी बात है कि मैं अभी अभी आया हूँ टायर्ड और मैं ओपनर जा रहा हूँ एज अ ओपनर। न्यू बॉल फेस करना आपको मालूम है बिल्कुल मुश्किल बहुत ही होता है। मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो मैं चले, खैर मैंने बोला अल्लाह का नाम लिया, मैं चले गया। उसके बाद काफ़ी मैं हमारी दूसरी एंड से विकेटें गिरती रही हैं और क्योंकि नई पिच थी मुझे, तो उनको भी जो है नया एक्सपीरियंस था हॉलैंड में खेलने का। और मेरे ख्याल से तुम्हारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस साइड पे, वेस्ट साइड पे आके क्रिकेट, जी हाँ, वेस्ट ओवरसीज़ जाने का। ओवरसीज का। जी हाँ, और उस मैच में मैंने मारे थे 47 मारे थे। अच्छा। जी हाँ, मैं क्योंकि पिच बहुत ख़राब थी तो मैं तो अपना पूरा डिफेंसिव मोड में था। मुझे तो अगर आप उधर बोलते कि भाई ये टेस्ट मैच है पूरे 4 दिन लो, तो मैं उसी वक्त भी अच्छा, उसमें भी खड़े हो जाता, क्योंकि मुझे डिफेंस मेरी बहुत अच्छी, मेरी एक ये है कि मैं डिफेंस बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, अपनी विकेट आसानी से नहीं देता। अच्छा, फिर मिसबाह उल हक वाली टेक्निक पहले से यूज़ करते। जी हाँ, तो ये हुआ कि 47 मारे थे मैंने और मैं हाई स्कोरर था अपनी टीम में। हम लोग ने शायद टोटल किया था 150 किया था, मैं डिफेंड करना था वो स्कोर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंड कर लिया था वो। हमने दूसरी हॉलैंड को हमने हरा दिया था 135 में, वो लोग ऑल आउट हो गए थे। और मैंने उसमें से अच्छी विकेट कीपिंग की थी, 2 स्टंपिंग भी किए थे और 2 कैचेस भी लिए थे। तो उस हिसाब से मुझे मेरा पहला ओवरसीज़ मैन ऑफ द मैच था वो। अच्छा, पहला मैन ऑफ द मैच। चले, ये बहुत अच्छी बात है। एक और दफ़ा मैं आपको काटूंगा एंड व्यूअर्स कहीं नहीं जाइएगा एंड विल बी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एंड हम जैन से बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे हमें उनका ओवरसीज़ एक्सपीरियंस, किस तरह उन्होंने जो है हॉलैंड में जाके क्रिकेट खेली, किस तरह उनको एक लास्ट मिनट कॉल आया और यूएई अंडर 19 में भी वो सिलेक्ट हुए। जैन, जैसे कि आप बता रहे थे आप हॉलैंड में जाके खेले और मैन ऑफ द मैच मिला था, फर्स्ट ओवरसीज़ मैन ऑफ द मैच। मेरे ख्याल से ये ओवरनाइट जो एक के बाद एक सपना पूरा होने वाली बात, मतलब कितना हकीकत लग रहा था, कितना सपना लग रहा था उस वक्त जब ये मिल रहा था? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इसका क्रेडिट हमेशा अपनी मॉम को देना चाहूँगा था, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए बहुत दुआ करती थी कि मुझे तरक्की दे। और हमेशा क्रिकेट मैचेस होते थे, हमेशा मुझसे पूछती थी हाँ आज तुमने 50 मारनी है, आज तुमने 100 मारनी है, आज तुमने टीम को जिताना है, इस तरह। और जबकि मेरा अब्बू बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होता था, लेकिन मेरी मॉम जो कहती थी भाई टीम हारी या जीती जो भी है वो बताओ जैन ने कितना स्कोर किया, वो मेरा बेटा सबसे पहले आ गया एग्जैक्टली। तो वो काफ़ी जो है ना ज़्यादा दुआ करती थी। और इसी तरह जो है ना फिर उसके बाद हॉलैंड के बाद फिर मैं इंग्लैंड चले गया। इंग्लैंड? अच्छा, हॉलैंड से सीधा इंग्लैंड गए थे हम लोग। फिर वहाँ पर मैंने क्रिकेट खेली थी, वहाँ पर भी मैंने अच्छी स्कोरिंग की थी, 50s 60s किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कितना डिफरेंस लगा था जब क्योंकि दुबई के अंदर जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और मैंने टू बी ऑनेस्ट पिछले दो ढाई साल में जो है वहाँ पे टर्फ पिच देखी है, जब से वो आईसीसी के ग्लोबल एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड्स बन गए हैं और हेडक्वार्टर्स आ गया। उससे पहले जितनी क्रिकेट मैंने खेली है वो जो है मट्टी के ग्राउंड होते थे, सीमेंट की पिचें होती थी, तो वो एक अलग ही सिनारियो होता है। ऑब्वियसली आपको टर्फ का एक्सपीरियंस नहीं होता, टर्फ पे बॉल मूव करती है, उस पर आप 100 चीज़ें कर सकते हैं बॉल के साथ, सीमेंट पे आप वो नहीं कर सकते। तो मतलब ऑब्वियसली दुबई में भी तुमने टर्फ तो खेली होगी, यूएई अंडर 19 में आने के बाद शारजा स्टेडियम के अंदर मैचेस होते हैं ऑब्वियसली, तो लेकिन वहाँ की टर्फ दुबई की वो एक अलग कंडीशंस के हिसाब से बनी हुई है, यहाँ की एकदम अलग होती है। तो एक तो 8 घंटे की फ़्लाइट, ऊपर से 4 घंटे बाद फ़ौरन से मैच, यानी प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं, पिच को जानने का मतलब, क्योंकि जब बंदा अलग ग्राउंड में जाता है, एक नई जगह पे जाता है, तो वो कहता है कि एटलीस्ट एक दिन तो मुझे ग्राउंड से फेमिलियर होने में लगेगा, वो थोड़ा सा ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता देखता है। तो कितना डिफ़िकल्ट लगा था जब मतलब गए थे, क्या डिफरेंसेस नोट किए थे यहाँ की पिचेस में और वहाँ की पिचेस में? वैसे तो हम लोग टीवी मैचेस देखा करते हैं क्या पिचेस कैसी होती हैं बाहर के मुल्क की, ख़ासतौर में इंग्लैंड की, तो ओवरकास्ट वेदर होता है वहाँ पर,
तो इसी तरह मुझे आइडिया तो था कि बॉल जो है ना मूव बहुत होती है ओवरकास्ट वेदर में, बादल जब आते हैं और डैम रहती है, अगर पूरे दिन बारिश होती है तो काफ़ी जो है ना स्लो हो जाती है, स्विंग ज़्यादा होती है। और इसी तरह क्या कहते हैं, इसी मुझे लगता है वो मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन थी, अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी और मैं सिर्फ डिफेंस मोड में था अपना पूरा। तब बॉल आउट स्विंग होती थी, मैं बस अपना बल्ला सीधा लेके आता था, तो बैट में टच नहीं होती थी, वो निकल जाती थी ऑफ साइड। जब अंदर आती थी तो मैं डिफेंस मोड में होता था। तो इसी तरह जो है ना मैंने आहिस्ते आहिस्ते करके जो है ना एक आध दो, और मुझे लगता है 47 में मैंने सिर्फ 2 चौके मारे थे। अच्छा, बाकी जब डबल सिंगल्स लिए थे। तो इसी तरह फिर मुझे पता चला कि आहिस्ते आहिस्ते बॉल आती है, वेट करके मारना पड़ता है, स्विंग होती है, वेट करो, इस चीज़ का जो है ना फिर काफ़ी तजुर्बा रहा। और इसी तरह बात है, डिफरेंट किस्म के बॉलर्स, क्योंकि दुबई के अंदर दुबई के बॉलर्स और वो उधर की पिचेस के हिसाब से होते हैं, उनका एक अपनी उनका गेम प्ले होता है या स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ के अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ज़्यादातर जो रेशियोज होते हैं ना वो LBW बोल्ड के ज़्यादा और कॉट बिहाइंड के ज़्यादा होते हैं। जबकि दुबई में आप चले जाएँ, वहाँ पर जो है ना ज़्यादा आपको जो है ना कवर्स में कैचेज आ रहे हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में कैचेज आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब बल्ला घुमाने वाली बात होती है। हाँ जी, बैटिंग पैराडाइज होती है वहाँ पर। वहाँ की मेरे ख्याल से वहाँ की क्रिकेट और यहाँ की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे तुमने क्रिकेट खेली है, लंदन का सीजन तुम्हारा चल रहा है, ऑल्दो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे मैचेस तुम्हारे कैंसिल तो हुए होंगे बारिश की, बहुत ज़्यादा कैंसिल हुए हैं मेरे मैचेस। और देखिए मैंने मुश्किल से 4 मैचेस खेले हैं सिर्फ अभी। हाँ, हमारा भी यही है, क्योंकि हम लोग भी जो खेल रहे हैं वो मैचेस लगातार कैंसिल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इस ईयर जो है वो काफ़ी बारिशें रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिश, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से क्रिकेट जो है वो काफ़ी ख़त्म हो गई है और खेलने का ही नहीं मिलता। अक्सर सैटरडे से संडे जो हमारे वीकेंड्स के मैच हम लोग घर पे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेली तुमने, मैंने भी खेली है, दुबई में भी देखी है। दुबई के अंदर दुबई की क्रिकेट का जो अप्रोच है, खेलने का जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो टाइम मैचेस होते हैं 45-55 ओवर के, जिनको मिनी टेस्ट भी कहते हैं यहाँ पे, उसके अंदर आप जो पहले बैट्समैन आते हैं दो, उनको जो फर्स्ट अटैक बॉलर्स होते हैं वो करा के थक जाते हैं, वो बॉल को वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाती है तो वो छोड़ देते हैं, जो अंदर आती है वो रोक लेते हैं, तो उनमें तो आउट करना भी मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से उस टाइप की गेम से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि देखें अब वहाँ पर हमारे दुबई में ये होता है कि यूएई में और एशियन पाकिस्तान इंडिया में ये होता है कि सारे अपने एशियन बैट्समैन होते हैं। हाँ। उनको वो ज़्यादातर उनको डिफेंस करने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, जितना पेशेंस इतने ज़्यादा नहीं होते। तो वहाँ पर ये होता है कि और बेसिकली उनको ज़्यादा शॉट्स भी क्रॉस बैट से मारने में बहुत अच्छा लगता है उनको। तो यहाँ पर ये होता है कि जो ज़्यादातर बेसिकली जो गोरे होते हैं वो सीधा डिफेंस सिर्फ शॉट, वो अपना पूरा टाइम लेते हैं और उनके दिमाग में ये होता है, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया दिया होता है कि बॉलर थक जाएगा बाद में जाके, आगे जाके फिर मारो उसको। बिल्कुल। तो वो पूरा जो है ना आप देखें, अगर 10 ओवर भी होंगे ना, अगर उनके कुछ 30 रन भी होंगे, 20 या 30 रन होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये। हाँ, क्योंकि वो उनके वो मतलब वो एकदम आपका टेम्परामेंट लूज कराना चाहते हैं। फिर इसी और वो कभी मारेंगे नहीं, आप जितनी इनको फ्लाइट दें वो कभी आपको मारेंगे नहीं, आराम से सीधे बल्ले से खेलेंगे, बाहर जो बॉल आएगी उसको टच भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोग आराम से अपना टाइम लगा के खेलेंगे और जो है ना इसी तरह जो है ना इनके पेशेंस जो है ना बिल्डअप होते हैं और ये फिर लंबी लंबी इनिंग्स खेलते हैं। इसी तरह जाके हमारे एशियन कंट्री में जाके देख लें, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में जाके और मिडल ईस्ट में जाके देख लें, तो वहाँ पर ये होता है कि बेसिकली अभी तो दुबई में तो यही था कि शुरू में 20 ओवर्स लोग खेलते थे ज़्यादातर। हाँ। सिर्फ 20 ओवर से ज़्यादा 20-25 ओवर से ज़्यादा ये लोग वो उस गर्मी में बंदा नहीं खेल सकता। तो ये होता था कि बस मारना हाँ, जिस तरह है एक जो बना हुआ होता है मेंटालिटी। और उसके बाद सीमेंट में वहाँ पर खेली जाती है क्रिकेट, ज़्यादा सीमेंट में खेली जाती है। तो फास्ट बॉलर बेचारा जितनी तेज कराए वो सिर्फ उसने अपना बल्ला रखना होता है और उसके बाद जो है ना फॉरवर्ड वो बॉल अपना चली जाती है, अपना काम कर लेती है। और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों क्रिकेट को, तो आप देखें दुबई की जो क्रिकेट है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। बिल्कुल। हाँ, तुमने तो यूएई के लिए खेला भी है, यूएई की स्क्वाड में भी खेला है। और बाकी जो ये हमारे जानने वाले क्रिकेटर्स है, वसीम बारी है, कासिम जुबैर है, इन सब ने भी जो है यूएई के लिए खेला है। और क्या ऐसा इशू है कि यूएई की नेशनल टीम है, ठीक है, इंटरनेशनल टीम है और अच्छे लड़के भी हैं खेलने वाले, टैलेंटेड लड़के भी हैं खेलने, क्योंकि राउंड द ईयर वो लोग जब कॉर्पोरेट कप्स या वगैरह ये सब खेलते हैं तो हम देख रहे होते हैं खेलते हैं। वो कभी बी डिवीजन में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने देखा उन्हें खेलते हुए, काफ़ी टैलेंट है, लेकिन ऊपर नहीं जाती है टीम। क्या वजह है, क्या स्किल्स उनके मतलब जो है वहाँ पे कोई स्किल्स की कमी है या कोई चीज़ ऐसी तुम्हारी नज़र में क्या कहते हैं यार ये चीज़ अगर एक आ जाए
तो हो सकता है कि यूएई की इंटरनेशनल टीम कहीं आगे जाए, कहीं फॉरवर्ड हो। देखें बहुत से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं पाकिस्तान और इंडिया से जो कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं काम के लिहाज से, और कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग खेलते भी नहीं हैं। ये है कि बेसिकली इनको जॉब अब ये होता है कि दूसरी कंट्रीज में देख लें, अगर आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल, और आपको गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, तो आप गवर्नमेंट आपका सारा खर्चा उठा रही होती है। लेकिन दुबई में, और ट्रेनिंग भी वो लोग रोज़ाना कर रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन दुबई में क्या होता है कि वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिली, ऊपर से ये लोग काम भी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है आपको हर चीज़ तो यहाँ पर कुछ फ्री तो है ही नहीं ना, काम कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये होता है कि इनका सिर्फ और सिर्फ 2 दिन होती है प्रैक्टिस हफ्ते में, बल्कि वो भी 2 दिन ऐसी होती है कि मुश्किल से फ़ोन करके बुलाना पड़ता है उनको, कोई लोग नहीं आते, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, कोई वर्क कमिटमेंट हो गई, इस तरह हो गई, तो इसी तरह जो है ना वो लोग प्रैक्टिस में नहीं रहते। बिल्कुल, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती जैसे मैंने आपको बोला है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे अब यहाँ पर इंग्लैंड, तो यानी कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनका, कुछ भी ऐसा सच नहीं इंसेंटिव के जिससे वो कहे कि ठीक है यार ये प्रॉपर जॉब है हमारी, या इससे हम कोई रोजगार का कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है वहाँ पर। और जो इनकी जब जो मैच की जो फ़ी भी मिलती है वो भी इस तरह मिलती है कि आप सिर्फ उसको मैक्सिमम यूटिलाइज 3-4 दिन कर सकते हैं, और उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब ख़त्म हो जाती हैं फिर तो चीज़ें आपके पास। तो मैं ज़ैन आपको यहीं रोकूंगा और इस मौजू पे हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, द कॉन्वर्सेशन इज just getting interesting now, so we'll be back after a short break. वेलकम बैक व्यूवर्स आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एंड हम शेख ज़ैन से बात कर रहे थे उनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर। वो हमें यूएई इंटरनेशनल टीम के बारे में बता रहे थे कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है प्लेयर्स वहाँ पे फेस कर रहे हैं, क्रिकेट का क्या फ्यूचर है दुबई के अंदर, और वहाँ के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके क्या ख्यालात है, क्योंकि ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ दैट टीम एंड ही नोज मच मोर बेटर देन अस। सो आइए इनसे और बातें करें। ज़ैन, ये तो यूएई इंटरनेशनल साइड की बातें हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने यूएई इंटरनेशनल में देखा, यूएई में जब मैंने देखा कि यार इंटरनेशनल टीम का अपना कोई स्कोप नहीं है, लेकिन जो अब कॉर्पोरेट कप्स होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वहाँ पे, उसमें काफ़ी चार्म और काफ़ी ग्लैमर है। काफ़ी लड़के ये भी कहते हैं कि नहीं यार, हम जो ये ए डिवीज़न खेल रहे हैं बेसिकली उधर का फर्स्ट क्लास है, हम इसी में खुश हैं, क्योंकि नेशनल साइड पे जाके जो है एक तो कोई फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मिल रही, प्लस कोई पैसा नहीं है, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसे कि तुमने बताया, तो वो वहीं पे खुश है। तो आपको क्या लगता है कि एक क्रिकेटर वहाँ पे उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर कहाँ है, वो कॉर्पोरेट कप्स तक ही रहे या नेशनल साइड तक जाए? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। एक बात तो मैं बता रहा हूँ, ये जो क्लब्स क्रिकेट होते हैं, हमारे कप्स होती हैं, ये बेसिकली होते हैं 20-25 ओवर के। सही है। तो इससे बंदा क्या होता है, क्या 3 घंटे का गेम होता है, बिल्कुल, आता है, खेलता है, मारता है, जाता है, ख़त्म, ये हो गई हमारी गेम। जब आप नेशनल साइड में चले जाते हैं ना, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं, बिल्कुल, 4 डे मैचेस खेलते हैं। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखें ऐसे बहुत से बैट्समैन हैं, बहुत से बॉलर हैं जो बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे, जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन वो पूरे ओवर्स नहीं फील्ड कर सकते, पूरे 50 ओवर्स नहीं, पूरे 4 दिन नहीं खेल सकते इस तरह, क्योंकि इसी तरह जो है ना फिर वो बंदा जो है ना बीच में आके रुक जाता है, नेशनल टीम में नहीं पहुंच पाता। सही, वो तो फिटनेस के हिसाब से, क्योंकि वो उन्हीं इनका एक ये है ना, एक बेस मिल गया उनको कि भाई ये कॉर्पोरेट कप है, ये चल रहा है, उसमें मीडिया भी थोड़ी आपको जो है ना सपोर्ट करती है, अखबारों में नाम आते हैं आपके, दूसरे दिन अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो इसी तरह बंदे जो है ना इसी में खुश रहते हैं। जब लेकिन उनकी ख्वाहिश भी होती है नेशनल टीम में जाने के लिए, लेकिन जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर, तो उनकी वो फिटनेस जो लेवल होती है वो कॉप अप नहीं कर सकती, उनकी बॉडी जो है ना कॉप अप नहीं कर सकती। अच्छा, इस तरह जो है ना वो, तो ये तो मेरे ख्याल से क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो फिटनेस लेवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो यूएई क्रिकेट बोर्ड को जो है वो उनको अपना जो है सुधारना पड़ेगा,
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है जो लड़के हैं वो आएंगे आगे। अगर वो लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो लड़के क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आगे आएंगे, क्योंकि इतने सारे लड़के हैं, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, तुम्हारी खुद की अपनी इतनी अचीवमेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं तुम्हारे अरब यूनिटी स्कूल की, इतनी मैन ऑफ द मैचेस की, तुम्हारी एक तस्वीर भी हमारे पास है जिसमें काफ़ी सारे कप्स और मेडल्स पर। वो है क्या बेसिकली, इतने सारे कप्स और मेडल्स, तो कोई दुकान लग रही है ऐसा लग रहा है। नहीं, वो बेसिकली ये है कि मेरे जितने भी आज से जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो तो क्या कहते हैं, जगह नहीं थी, वरना और भी काफ़ी मेरे मेडल्स हैं, मेरे और भी सर्टिफिकेट्स हैं जो है नहीं, वो जगह उसी उसमें थी कि इतने बड़े बड़े कप्स पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े मेडल्स पड़े हुए हैं। बेसिकली टीम एज अ टीम मैंने क्या कहते हैं लीड किया अपने प्लेयरों को, उसमें हमें मिली हैं मैन ऑफ द सीरीज़, बैट्समैन, विकेट कीपर के हिसाब से मिला है, और मुझे काफ़ी इस चीज़ों में जो है ना अचीवमेंट मिली काफ़ी, इस टर्म में बहुत बेस्ट बैट्समैन में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा था तुम्हारा अभी तक? बेस्ट बैट्समैन में मेरा बेसिकली अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल स्कोर है मेरा, सबसे बेस्ट जो है वो है 103 103 नॉट आउट, और वो भी हाँ जी हाँ, वो भी 63 बॉल्स में है। और वो इंटर स्कूल के दौरान था या कोई क्लब मैच था वहाँ पे? ये हमारे क्लब मैच के उसमें हुआ था, अच्छी लेवल की क्रिकेट थी, और ये टीम आई थी लंदन से आई थी, यूके से आई थी जी हाँ। अच्छा, जो वहाँ से यहाँ से जो टूर करते हैं जी हाँ। तो ये बेस्ट बैट्समैन तुम्हारा 103, और बॉलिंग के अंदर तुम्हारा हाईएस्ट विकेट्स का क्या हिसाब है? बॉलिंग के हिसाब से मुझे 3 विकेट्स मेरी हाईएस्ट रही हैं, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरा 3 for 10 था, और ये था रमज़ान के दौरान था। अच्छा, और ये रोज़े खेले थे, 50 ओवर्स मैचेस थे, 100 ओवर्स के थे, हम लोग ने पहली बैटिंग खत्म हुई थी, दूसरी हमारी थी, तो ये हुआ था कि दूसरी टीम अच्छी पोजीशन में थी, और ये हुआ था कि मैंने 3 for 10 लिया था। अच्छा। उसमें ये हुआ था कि मैं लास्ट में आया था, लास्ट में गया हुआ था एज अ बॉलिंग में मैं आया था, कुछ 6th चेंज आया था, मैं स्पिनर में आया था, और ये मेरा सबसे बेस्ट रहा था 3 for 10 और मैं उसमें हैट्रिक में भी था, हैट्रिक में था, और वो हैट्रिक बॉल मैंने क्या कहते हैं खुद ही अपना कैच ही ड्रॉप किया था। अच्छा, खुद ही कैच ड्रॉप किया, कॉटन बॉल ड्रॉप किया था, वो हैट्रिक हो नहीं सकी। लेकिन फिर भी इतने सारी अचीवमेंट्स, इतने सारे मेडल्स, इतने सारे कप्स, मतलब एक बहुत प्राउड फील होता होगा जब रोज सुबह उठ के देख के, मतलब मेरे ख्याल से मैं तो अगर देखो तो मेरे को तो मतलब अजीब, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा, दुकान बना रखी है। जाहिर है आपको अचीवमेंट्स मिली, आपके पास गोल्ड मेडल्स हैं, आपके पास इतने अवार्ड्स हैं, तो एक अचीवमेंट होती है, फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए आपके पास। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये बात तो रह जाती है ना कि यार इतनी अचीवमेंट्स, इतना टैलेंट है, लेकिन इंटरनेशनल साइड पे कुछ मतलब फ्यूचर नहीं बनना, क्योंकि ऑब्वियसली देखें पाकिस्तानी होने के तहत पाकिस्तान के लिए खेलना या पाकिस्तान की स्क्वाड में आना, वो तो एक मतलब सपना जो होता है ना, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक पैशन होता है बंदे को, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। लेकिन हम लोग हमेशा से दुबई में पले बढ़े, तो हमारे लिए यूएई भी मतलब वही मायने रखता है कि हम यार यूएई के लिए भी खेल पड़े। लेकिन जब हम वो फैसिलिटीज़ देखते हैं या हम प्रॉब्लम्स जो देखते हैं, जैसे कि लॉबी है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें वो देख के मतलब दिल तो दुखता होगा ना कि यार इतना पैशन, इतने अचीवमेंट्स के बाद भी इसको लेके मैं आगे कुछ कर नहीं सक रहा। मुझसे ज़्यादा मेरे वाले साहब को बड़ा दिल दुखता है इस बारे में, क्योंकि वो मुझे इन्होंने काफ़ी पुश किया, काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उसके बावजूद भी मैं इतने अच्छे इंटरनेशनल लेवल्स में खेला है मैंने, लेकिन इतनी अच्छी मैंने प्रोग्रेस नहीं किया आगे जाके। वो इस चक्कर में नहीं किया क्योंकि प्रेशर बहुत था मेरे ऊपर प्रेशर था कि अपनी पढ़ाई भी करो साथ साथ, पढ़ाई भी, हाँ, और इसी तरह खेलो भी साथ साथ। और अरब यूनिटी की पढ़ाई तो फिर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही थी, मुश्किल बहुत ज़्यादा थी। ओ लेवल्स किया, फिर ए लेवल्स किया, फिर उसके बाद अपना अंडर ग्रेड किया, मैंने ग्रेजुएट हुआ, फिर मैं मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है माशाल्लाह। तो अब देखें फिर वो स्टडीज़ जब बीच में आ जाती तो फिर आप गेम नहीं खेल, आप तवज्जो नहीं दे सकते। स्टडीज़ वगैरह और ये सब जो प्रेशर होता है वो साथ में लेके चलना मेरे ख्याल से क्रिकेट के साथ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर तो ये होता है कि आपको फिटनेस और प्रैक्टिस और इसके लिए अंदर बहुत टाइम देना पड़ता है। और अभी तो मेरे ख्याल से तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जी हाँ, जो कि तुम्हारे ही स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और 15 साल का क्रिकेट खेल रहा है। जी, मेरा छोटा भाई है, शेख रबी नाम है उसका। अच्छा। और वो आजकल कस्टम के कराची में होता है। अच्छा, कराची में? जी हाँ, कस्टम की तरफ से जो है ना आजकल नेट्स कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। अभी तक उस लेवल में नहीं आया, लेकिन ये कि उसको अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ वो अपनी क्रिकेट शुरू कर सकता है। और उसने काफ़ी अच्छे अभी शुरू किए हैं, स्टार्टिंग साल हो गया उसको, और काफ़ी अच्छी उसने अपनी इम्प्रूवमेंट लाई है। ये होता है कि उस नेट्स में शाद अफरीदी
अशरफ शफीक वगैरह। इस तरह के जो हैं प्लेयर, काफ़ी फिर मोटिवेट होता है बंदा। हाँ बिल्कुल, वैसी बात, इस ये तरह से सीनियर प्लेयर्स के साथ जी हाँ। खेल के, तो क्या वो भी स्पिनर, बॉलर, विकेट कीपर सब? वो ऑलराउंडर है और मीडियम बॉलर है, और अभी तो खैर उसकी एज ही ऐसी है, अच्छा बैट्समैन है। अच्छा। और मैंने बस ये किया है, अभी घर वालों को ये बोला कि भाई इसके ऊपर पढ़ाई का कोई प्रेशर मत डालें, ये खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, और इसको जो है ना बस क्रिकेट ही अभी इसकी उसको सबसे बेस्ट चीज़ है ये कि मैं तो दुबई में रहा था, ये अभी कराची में, ये कराची में इसका भी, ये कराची में ही रह रहा है अभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी कराची, अब जाहिर है आपको मालूम है पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग करेगा फिर वहीं खेलेगा, वहीं करेगा, तो सब कुछ वहीं से, फिर वो ज़्यादा उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है जितना अगर वो दुबई में आ जाए, क्योंकि दुबई में इतना प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यानी ये शेख जैन जूनियर इन द मेकिंग है इस वक्त, अब ये कह सकते हैं, जिसका फ्यूचर ज्यादा और इंटरनेशनल में आगे है। जी हाँ, क्यों तुम्हारा भी फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि अभी इंग्लैंड में खेल रहे थे, सीजन शुरू होने से पहले मैंने तुम्हारे साथ जो मैच खेला था वो तो मतलब एक यादगार मैच था कि इतने अरसे के बाद एक मैच खेला, 70 रन मारे थे तुमने कुछ इसके अंदर, तो वहां से मैंने तुम्हें कहा था, याद है ग्राउंड पे मैं तुम्हें कह भी रहा था कि यार इस चीज को थोड़ा सा और सीरियस लो, हो सकता है तुम काउंटी तक पहुंचो। नहीं, अगर मैं 70 रन मार सकता हूं तो आपने तो 4 विकेट ली थी उसमें, तो आपका भी इंटरनेशनल करियर देखो है। ये बात है ना कि देखो एक्सपीरियंस की बात होती है, जिसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन हमको एक और ये कॉन्वर्सेशन मैं भूलूंगा नहीं, ब्रेक के बाद हम आते हैं। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आप आइएगा और देखिएगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आपके साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और मैं जैन से बात कर रहा था, जो हमने साथ में क्रिकेट मैच खेला था, और जैन वो भी एक काफ़ी अच्छा यादगार क्रिकेट मैच था, जिसके अंदर सीज़न के शुरू में जब हम खेल रहे थे कुछ बारिशें रुक गई थी, जब मैं तुम्हें कह भी रहा था पीछे, जब हम लोग स्लिप में फील कर रहे थे, मैं तुम्हें कह रहा था कि यार अच्छा खासा स्कोर है, काउंटी के लिए ट्राई करो, इंटरनेशनल में यूई में नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह की तुम्हारी अचीवमेंट्स नहीं हैं, जिस तरीके की तुम्हारा पैशन है, मैंने तो बहरहाल अभी शुरू की है क्रिकेट, मेरा तो अभी कुछ अरसा हुआ है, 3-4 साल जिसमें ये, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार तुम अभी भी यहाँ के काउंटी बोर्ड्स में अगर अप्लाई करो या कोशिश करो आगे जाने की, तो यहाँ तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है। कभी सोचा इस तरफ कि यार अब मैं इंग्लैंड आया हूँ तो यहाँ पे काउंटीज़ में अप्लाई करूँ या काउंटीज़ के लिए खेलूँ? देखें, काउंटीज़ के लिए खेलने के लिए ना आपको सबसे पहले यहाँ का एक परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए यहाँ का बनने के लिए, वरना एज एन ओवरसीज़ प्लेयर आप खेल सकते हैं, और ओवरसीज़ प्लेयर तो आप सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं वही खेल सकते हैं काउंटीज़ के वजह से। ये है कि क्लब ये है कि मैं बेसिकली आया था यहाँ पर अपनी मास्टर्स करने, और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया मेरा, क्रिकेट भी चल रही है मेरी अभी यहाँ पर, और मुझे बेसिकली अच्छी एक ऑफ़र आई है जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। ये उस मैच के बाद ही थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने देखा था मैच के बाद तुम किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा शायद चांस मिला है इसको कुछ। जी, और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है। हाँ। और ये है कि बस मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफ़र आई है, और वो नेक्स्ट सीज़न की ऑफ़र आई है। अच्छा, नेक्स्ट सीज़न? जी हाँ, एज एन ओवरसीज़ प्लेयर के उसमें आई है, हिसाब से आई है, और काफ़ी अच्छा इनका पैकेज है, जो कि मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। अच्छा, तो देखें क्या। मेरे ख्याल से वो जो 70 रन जो तुमने मारे थे वो तुम्हारा काम कर गया है। हालांकि वो मैच काफ़ी एक्साइटिंग था, बहुत एक्साइटिंग था, आप मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने तो वो मैच तो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम हम लोग एक साथ खेल रहे थे। हाँ। और मैं हैरान हो गया था जब तुमने 4 विकेटें ली थी, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 4 विकेटें ली थी, और हम लोग का स्कोर उनको हम लोग ने 235 240 में उसका किया था। फिर उसके बाद बैटिंग आई, मैं एज एन ओपनर किया था, और दूसरे एंड से फिर वही विकेटें ठहरी थी, गुजर रही थी, निकल रही थी। फिर उसके बाद आपने बस वो मेरे ख्याल से पता है, मैं भी उस वक्त थोड़ा सा नर्वस ये था, क्योंकि एक तो मेरे दिमाग में ये था कि यार जैन खेल रहा है, बचपन का दोस्त है, सिर्फ हमने इसके घर में टेप बॉल खेला करते थे, वो भी वन टिप खेला करते थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती थी। उसके बाद कभी स्कूल में चांस नहीं मिला, कभी स्कूल में तो मेरा टीम में नाम कभी आया ही नहीं, और उसके बाद एक गैप आया, मैंने अपनी क्रिकेट जो इम्प्रूव की, क्रिकेट को थोड़ा सीरियसली लिया यहाँ पे, और अचानक से एक साथ खेला था। तो मेरे दिमाग में ये चला था कि यार एक तो जैन अंडर 19 खेल चुका है, क्रिकेट के हिसाब से सीनियर प्लेयर भी है, तो उसके साथ खेल रहे हैं, तो अपनी जो है परफॉर्मेंस भी मेंटेन करनी है, दोस्त भी है, ताकि उसको पता चले कि नहीं यार ठीक है इसने कुछ सीखा है वो।
तो जैसे जैसे मैं बैटिंग पे आ रहा था, बैटिंग में आई थिंक 8 8वें नंबर पे बैटिंग पे आ रहा था, बैटिंग ऊपर में से स्कोर भी चाहिए था मेरे ख्याल से कुछ 46 47 से 47 चाहिए थे। और काफी मतलब जैसे जैसे मैं पिच की तरफ चलते हुए आ रहा था और मेरे को जो है टेंशन हो रही थी कि कैप्टन पीछे से कह रहा था कि आराम से खेलना, उसको यही नहीं पता था कि मेरे दिमाग में से मैं कोई और चीज़ का प्रेशर है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक तो टेल एंडर होते हैं तो ऊपर से प्रॉब्लम होता है, प्रीमियर डिवीजन का मैच, बॉलर्स भी वहाँ पे अच्छे, तो मैं जैसे जैसे आ रहा था, ऊपर से बारिश हुई थी, कितना गैप कितना आया था बारिश, फिर उसके बाद काफी देर बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था, पिच की भी जो है हालत खराब हो चुकी थी। तो मतलब आप समझ लें 6 ओवर में 47 तो बहुत 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 ज्यादा टफ हो गया था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि एक तो इस साइड से जो है विकेटें गिर रही हैं और अगर मैं भी आउट हो गया तो पीछे तो एकदम कंप्लीट टेल शुरू हो जाती है और फिर वहां से मैच को कंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो नहीं, लेकिन अच्छा खेला था, कॉन्फिडेंस तुम गेन कर रहे थे, तुमने तो जबरदस्त छक्का भी मारा था स्ट्रेट। वही जब तुमने मुझे आके कहा था कि जब मैं वहाँ पे आ रहा था, मुझे असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं रोक के नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरा ये है कि या तो बैट पे आएगी तो आएगी, वरना तो मतलब चले, मतलब बहुत कम जो है वो कोई टेक्स्ट बुक शॉट जिसको कहते हैं, वो कहते हैं ना टेप बॉल क्रिकेटर जो होता है, बस मेरा वो हिसाब किताब था। मैं देखा था कि स्पिनर था, तो मैंने कहा यार असल में अब जब बैट्समैन ऐसी बैट्समैन होता है ना, तो उसके साथ एक एक्सपीरियंस बैट्समैन होना ज़रूरी है, ताकि वो आपको जो है ना गाइड करते हैं। इसी तरह मैं भी जब अपने शुरू के क्रिकेट में यही करता था कि जब नीचे आता था तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस कैप्टन होता था, बैट्समैन होता था, जो भी था एक्सपीरियंस प्लेयर था, वो मुझे आके समझाता था नहीं इस तरह नहीं, आराम से खेलो, अपना टाइम लो, इस तरह करो, ये वो वगैरह। बिल्कुल, जैसे क्योंकि जैसे तुमने बताया कि यार ये ऑफ ब्रेक कर रहा है और काफ़ी ब्रेक हो रही है, तो बॉल को जज करो, बॉल को देखो, तो मैं यही सोचा था कि यार ये अगर बॉल बाउंस हो गई और स्पिन हो गई तो फिर तो मैं जो है या तो बीट हूँगा या तो आउट हूँगा। तो मैंने बस उसी वक्त में तुम्हें कहा भी था कि यार जैन कुछ भी नहीं होगा, मैं आगे बढ़ के मारूंगा पहली बॉल से। वो मैंने जो मारा था पहला, वो जो स्ट्रेट पे 6 किया था, वो बैट पे आ गई थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये एक बहुत की इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपका एक दफा शॉट लग जाता है या आपको कुछ समझ आता तो फिर कॉन्फिडेंस आपका गेन हो जाता है। और उस मैच में तो स्लेजिंग भी हो रही थी, बहुत ज्यादा स्लेजिंग, क्योंकि वो दुबई के बाद ये चीज मैंने दुबई में देखी थी स्लेजिंग के लिए, और फिर यहाँ पे आके एक तो गोरे स्लेजिंग कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, वो सिली पॉइंट पे बंदा खड़ा है, टेल एंडर, तो उसका भी प्रेशर रहा था, मैं हंस भी रहा था। तभी मैंने तुम्हें कहा था कि यार ये मुझे स्लेज कर रहा है और जो है, लेकिन अच्छा हुआ तुमने उस चीज़ को मेंटली नहीं लिया। काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके सामने एंड से आपको सपोर्ट आ रही हो ना, तो फिर जो नीचे के बैट्समैन होते हैं उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इस तरीके से वो मैच हमने जीता, बहुत जीता, और लास्ट ओवर में जीता 24 आपने किया। तो मैं उस वक्त में ये था, जब मैं मैच खत्म हुआ था तो मैंने हेलमेट निकाल के मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे से हो गया ये, क्योंकि एज अ बैट्समैन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम रहता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का। क्योंकि जब देखा था आखिरी ओवर में जब फास्ट बॉलर आ रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था अपने बॉडी को बचाने के लिए, और मेरी कोई भी जो है टेक्स्ट बुक शॉट नहीं थी। विनिंग रन्स आपने मारे तो इससे बड़ी बात क्या है। बस ये मेरे ख्याल से एंड में भी मुझे कोच ने भी ये कहा था कि यार जो तुमने कर लिया ना वो बहुत है, वो तुम्हारे शॉट्स अच्छे थे या नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ से मेरे को ऐसा हुआ कि ठीक है यार, एक मतलब क्रिकेट भी अच्छी हुई है और सीखने को भी काफ़ी मिला है, क्योंकि सीनियर्स प्लेयर के साथ हम हमेशा ही सीखते हैं, उनकी गाइडेंस के अंदर, उनकी सपोर्ट। क्योंकि अक्सर देखा जाता है यहाँ पे, आप जब 2 बैट्समैन होते हैं वो जब कोऑर्डिनेट नहीं करते ना, पिच पे बात नहीं करते, वो ओवर के बाद भी आते हैं, तालियां मारते हैं, निकल जाते हैं, तो वहाँ पे वो असल में एक्चुअली एक सीनियर प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैच तो मैं बिल्कुल नहीं भूलता, प्लस उसकी स्लेजिंग दुबई में तो खैर होती रहती है, लेकिन इंग्लैंड में कभी नहीं देखा था। दुबई में स्लेजिंग का कोई वाकया याद है तुम्हें जो तुम कहते कि यार ये बड़ा ही कोई? मुझे एक वाकया याद है कि आई थिंक मैं अपने 30s-40s में खेल रहा था, 30-40s के स्कोर में खेल रहा था, और बेसिकली जो दूसरी टीम थी वो उसमें ज़्यादा मिक्स थे, पाकिस्तानी इंडियंस, पाकिस्तानी तो कम थे, खैर इंडियंस ज़्यादा थे। तो स्लेजिंग तो हमारे उसमें ना ब्लड में आती है। तो फिर वो बस इस तरह मुझे कहने लगे कि हाँ भाई क्या वो पिकनिक में आया हो, अभी तक 30s-40s में रहता। क्योंकि मैं काफ़ी देर तक जो है ना मैं बस आराम से डिफेंस करके जो है ना खेला था काफ़ी। तो वही आके मुझे लगा हाँ पिकनिक में आया हो, पीछे से आवाज़ आती है, आज तो चौथा दिन चल रहा है टेस्ट मैच का, 14 दिन चल रहा है, इस तरह। तो काफ़ी इस तरह हुई है, तो ये तो इंसिडेंट तो होते रहते हैं। नहीं तो ये कभी मेंटली स्लेजिंग को नहीं मैंने कभी मेंटली नहीं कभी भी नहीं लिया। और मेरा ये जिन्होंने मेरे साथ क्रिकेट खेली है वो सब समझते हैं, मुझे देखते हैं कि जब भी मैं
पहली बॉल या दूसरी बॉल जो भी बॉल होती है, जब मैं डिफेंस करता हूँ या चौका मारता हूँ तो मैं सिर्फ विकेट के पीछे चले जाता हूँ और मैं अपने बारे में सोच रहा होता कि हाँ ये शॉट मैंने इस तरह खेली है, और ये सोचता हूँ कि अगर बॉल ये आगे आई तो मैंने किस तरह खेलनी है, पीछे आई तो मैंने किस तरह खेलनी है। मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, ना किसी के स्लेजिंग के बारे में जवाब नहीं देता, ना इस तरह करता, अपने कूल माइंड और आराम से खेल रहा हूँ। ये मैंने नोट किया था क्योंकि मैं देख रहा था कि स्लेजिंग कर रहे हैं वो, मतलब लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि ये तो नहीं मारेगा, और बैट की एजेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बैट की एजेस यूज़ करना सीखनी है तो इससे सीखो ये वो। लेकिन क्योंकि मैं सिचुएशन में था, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, और मैं कह रहा था कि यार अगर मैं वहाँ आ गया और ये जितना स्लेज कर रहे हैं तो मैं तो शायद अगली बॉल पे ही आउट हो जाऊँ, क्योंकि बंदा पंप हो जाता है ना कि यार क्या मतलब है, हम भी आगे बढ़ के मार सकते हैं, और उसी में मेरे ख्याल से कर। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपका टेम्परामेंट लेवल इतना, मैं मतलब यही सजेस्ट करता हूँ कि एक बैट्समैन चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या टेल एंडर हो, उसका एक टेम्परामेंट लेवल होना ज़रूरी है ताकि वो मैच को कंटेन कर सके। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार टेल एंडर है तो क्या फ़ायदा, मैच तो हार गए, अगर आप हार भी गए तो टेल एंडर को ब्लेम नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल से उन पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि उनका भी फ़र्ज़ है मैच जिताना और मैच को आगे ले जाना। बहरहाल ये मैच तो एक काफ़ी एक्साइटिंग था। उसके बाद अभी आपके पास ऑफ़र भी आई है, आपका छोटा भाई भी क्रिकेट खेल रहा है और शायद हो सकता है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले। आप जो है यहाँ पे काउंटी बोर्ड्स वगैरह में अप्लाई करें वगैरह इस तरीके से, तो होपफुली ये प्रोग्रेस वगैरह तो चलती रहेगी। लेकिन हम लोग अभी एक ब्रेक लेंगे फिर से, और नाजरीन ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे और शेख जैन से और बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। सो डोंट गो एनीवे एंड विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और शेख ज़ैनुल आबिदीन के क्रिकेट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात कर रहे थे। आपने काफ़ी कुछ सुना आज शेख ज़ैन के मुंह से कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके लाइफ जो है क्रिकेट के इर्द गिर्द किस तरह रही है। और ज़ैन अब इतनी सारी क्रिकेट खेल चुके हो और इतनी अचीवमेंट्स तुम्हारी हैं, स्कूल में मतलब माशाल्लाह तुमने नाम कमाया। स्कूल जो है हमारे एरा में याद है मेरे को, अरब यूनिटी स्कूल हमारी हमेशा से अनबीटन रही है। रवाबी कप हमेशा जीतती थी, कोनिका कप जो था वो जीतती थी, पेप्सी कप भी था वो भी जीतती थी। और जैसे जैसे हमारा बैच गया और वो जो सीनियर प्लेयर्स थे वो गए, और फिर जो है टीम काफ़ी नीचे आती गई, वो भी हमने देखा। लेकिन वो जो गोल्डन टाइम पीरियड था उसका सारा क्रेडिट जो तुम लोग को मिला है, से काफ़ी नाम कमाया। फिर वहाँ पे क्लब मैचेस खेले, अंडर 19 में आए, हॉलैंड गए, इतनी सारी अचीवमेंट्स, और अब इंग्लैंड में खेल रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से हर दुबई का लड़का जो दुबई में रह रहा होता, पाकिस्तानी लड़कों कहता है कि यार एक दफ़ा इंग्लैंड की पिच पे क्रिकेट खेलना है, जिसके अंदर वो उसका बस एक ड्रीम होता है कि यहाँ की पिचेस पे, और अब तुम यहाँ पे हो, तो अब क्या इरादा है, किस तरीके से अपने क्रिकेट को फॉरवर्ड ले जाओगे? क्योंकि एक बीच में ब्रेक भी लिया था तुमने, जहाँ पे तुमने जो अपनी फिटनेस का काफ़ी, क्योंकि तस्वीरों को, पुरानी तस्वीरों को देख के और अभी को देख के पता चलता है कि पहले काफ़ी तुम मेरी तरह स्लिम होते थे और अभी काफ़ी मस्कुलर हो गए हो। तो इसके बाद अभी क्रिकेट वापस शुरू की, तो क्या फ्यूचर प्लान्स है क्रिकेट के हवाले से? देखिए मैंने बीच में ब्रेक इसलिए ली थी क्योंकि मेरी स्टडीज़ थोड़ी टफ हो गई थी और मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन स्टडीज़ के ऊपर लगा दिया था। अभी ये कि मैं स्टडी से फ़ारिग हो गया हूँ और अभी मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं आगे PhD वगैरह कुछ इस तरह का कुछ करूँ। बस ये है कि अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मुझे एक अच्छी ऑफ़र मिली है नेक्स्ट सीज़न के लिए, और मैं उसके बारे में सोचूंगा, अपनी फैमिली से डिस्कस करूँगा इस बारे में। और क्या कहते हैं, ऊपर से मुझे फिर मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है मेरी, जहाँ मैंने डिग्री कमाई है, अब तो मैं ये जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं, वो मकसद मेरा तो कंप्लीट हो गया है। अब ये है क्या, अलबत्ता ये रहेगा कि मैं अपनी क्रिकेट जो है ना एज अ हॉबी और एज अ टाइम पास के तौर पे तो मैं नहीं करूँगा। ऑब्वियसली टाइम पास, अगर आप क्रिकेट टाइम पास बोलेंगे इट्स एन इंसल्ट। फिर तो आप गली में खेल रहे हैं। हाँ, गली में खेल रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि इसको मैं अपने साथ लेके चलूँगा, लेकिन मैं अपना मैं चाहता हूँ कि अपना सारा तवज्जो अपने छोटे भाई शेख रबी के ऊपर लगा लूँ, जो उसको अपनी कुछ टिप्स दूँ, उसको मैं बेसिकली उसको मैं पुश करूँ
कि मतलब मैंने उसको बस ये बताना कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्रिकेट है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ना तुम पढ़ाई के बारे में सोचो ना मैं इस हवाले से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो हमेशा ऑफकोर्स अच्छाई के लिए अपने बच्चों के लिए जो है ना बहुत कुछ करते हैं। स्टडीज़ के फर्स्ट थिंग वो ये कहते हैं कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो सबसे पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे अगर जो आपका बच्चा है उसके ऊपर टैलेंट बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, तो आप प्लीज़ 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 उसको प्रेशराइज नहीं करें स्टडीज़ के ऊपर, क्योंकि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पूरी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा फिर जाके क्रिकेट में खेलेगा। नहीं, बहुत कम ही है, बहुत कम है। बैलेंस कर सकता है, लेकिन बैलेंस भी उस तरह करें कि आप क्रिकेट को पहले अव्वल नंबर दें, फिर इसी तरह जो है ना अगर ये आपका ड्रीम है कि अगर आप अपने बच्चों को जो है ना क्रिकेट के हवाले से अच्छी इंटरनेशनल खिलाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले अगर उसके पास टैलेंट है तो आप डेफिनेटली पढ़ाई का कोई प्रेशर ना डालें उसके ऊपर, और उसको हमेशा जो है ना मतलब क्रिकेट में सपोर्ट करें, ट्राई करनी चाहिए। मतलब क्या स्कोप है उसका, अगर चांस लग जाता तो ठीक है, पढ़ाई को साथ लेके चले उस वक्त, सही है। लेकिन अगर इंटरनेशनल में आ सकता है तो फिर डेफिनेटली एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी क्योंकि एक तो वैसे भी अरब यूनिटी स्कूल से ज़्यादातर क्रिकेटर्स ही निकले हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर तो हमारी स्कूल से वैसे ही नहीं निकले। तुमने क्रिकेट खेली है, तुम्हारा छोटा भाई भी उसी स्कूल से क्रिकेट खेल रहा है, कासिम जुबैर वो क्रिकेट खेल रहा है, मैसम रज़ा वो खेल रहा है, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत जो है वहीं कहीं पे है। रमीज़ भी खेल रहा है, रमीज़ भी खेल रहा है। मोयुद्दीन जो है उस बेचारे का तो इंसिडेंट हो गया क्रिकेट का वही, लेकिन वो भी अच्छा क्रिकेटर है। तो बेसिकली हमारी स्कूल ने ज़्यादातर क्रिकेटर्स जनरेट किए हैं कंपैरेटिवली उस हिसाब से कि डॉक्टर्स और इंजीनियर से ज़्यादा क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से निकले। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप क्रिकेट अगर आप पैशनेट हैं तो बिल्कुल आप क्रिकेट को ले जाइए। तो अभी क्या आप जैसे आपने बताया कि इंग्लैंड के अंदर तो यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी होनी चाहिए काउंटीज तक जाने के लिए जी हाँ। तो दुबई जाने का कुछ इरादा है, दुबई से क्रिकेट को आगे ले जाने का? मेरा बस ये इरादा है कि अभी मैं दुबई जाऊँ और दुबई में जाके अपनी थोड़ी क्या कहते हैं भाई है मेरा उधर भी, दुबई में एक भाई भी है मेरा, उसको मैं पुश करूँ क्रिकेट के हवाले से, या तो अगर मेरा पाकिस्तान का चांस बन जाता है तो मैं अपने भाई के ऊपर रहूँगा, तवज्जो उसके ऊपर दूंगा, और ये है कि क्रिकेट अपनी साइड में चलती रहेगी मेरी क्रिकेट। सही। तो छोटे भाई को टिप्स देंगे क्रिकेट के तरफ, ये वही टिप्स हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर्स, क्योंकि सुनने में ये भी आया कि आपके पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती यारी भी है, वहाब रियाज है और रियाज खेल वगैरह, इन सब से जो है आपसे अच्छी दोस्ती, तो वो कभी टिप्स वगैरह देते हैं जब उनके साथ बैठे होते तो? जी हाँ, टिप्स तो ऑब्वियसली वो एक बेसिकली ये हो जाता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है अपने इंटरनेशनल प्लेयर जो अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाब रियाज हो गया है, हमारे यासिर अरफात, और ये जो प्लेयर्स हैं सारे, इनसे अगर आप टिप्स लें तो ये जो है ना आपके आगे हमेशा फ्यूचर में काम आती है। और मैंने इन सारे क्रिकेटरों से बोला है, पूछा है मैंने उनसे, बोला कि भाई पढ़ाई क्रिकेट, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था ये आपके पास टैलेंट है तो आप क्रिकेट करें, क्योंकि आप दोनों साथ लेके नहीं चल सकते। और ये मैं आपको आपके शो से जो है ना आप सबको बता रहा हूँ, जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, मैंने उन सब से ये सवाल किया, उन सब ने मुझे बोला है कि आप दोनों साथ नहीं लेके सकते, अगर आपको एक चीज़ में तवज्जो लाना है क्रिकेट में तो आप बस क्रिकेट को जो है ना साथ लेके चलो। चले, ये मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब उन्होंने काफ़ी सेंसिबल बात की ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों को लेके चलना अक्सर मुश्किल हो जाता है। कर सकते हो तो बात अलग है जी हाँ, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है, और जितना सामने है वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये जितनी सारी टिप्स आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स से सीखी अपने छोटे भाई को देंगे, और उम्मीद रखते हैं कि आप भी और आपके छोटे भाई भी क्रिकेट के दुनिया में जो है और आगे जाएँ और अपना नाम कमाएं। इतनी सारी अचीवमेंट्स, इतनी सारे पैशन, इतना पैशन जो आप में है वो ज़ाया ना जाए। इसके अलावा नाजरीन, इस टाइप के क्रिकेटर्स होते हैं क्लब लेवल और डोमेस्टिक लेवल पे, जो कि मीडिया जो है मीडिया में इतने नहीं होते, टेलीविज़न पे इतना नहीं आते, लेकिन ये कोई सेलिब्रिटी या हीरो से कम नहीं है, क्योंकि इनका भी जो है क्रिकेट की तरफ पैशन बहुत होता है। ये वही प्लेयर्स हैं जो आगे चल के हमारे मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कई आ सकते हैं, कहीं नहीं आ पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्योंकि इतना टैलेंट है तो हर किसी को जगह ऑब्वियसली नहीं मिलती, और ये उनमें से एक हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। होपफुली इतने पैशन, इतना टैलेंट के साथ तो लगता है कि ये भी और उनके छोटे भाई भी जो है वो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जाके आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं खेलेंगे और अपना नाम और अपने मुल्क का नाम, जिस भी मुल्क के लिए खेलेंगे, नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा शेख ज़ैन, आप ट्विटर पे भी हैं, आपको लोग कुछ लोग फॉलो भी करते हैं। जी हाँ। तो क्या, किस नाम से हैं आप? मेरा है @Sheikh SHAIKH _SZ।
SZ। ये इनका बेसिकली ट्विटर का एड्रेस है जिस पे आप इनको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मुझे तो अक्सर लोग फॉलो नहीं करते, मुझे जब लोग फॉलो करते हैं तो मैं 999 डायल करता हूँ तो इनको तो फिर भी ट्विटर पे लोग फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ नाजरीन प्रोग्राम का जो है मैं एंड करूँगा और उम्मीद करूँगा आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूँ और किसी नए गेस्ट के साथ जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ हो, कुछ नई एलियट डेविस क्रिकेट लीग की अपडेट्स के साथ। शेख ज़ैन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए आज शो पे, इतनी सारी बातें आपने शेयर की एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। शेख ज़ैन, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज टुडे एंड इतनी सारी बातें आपने शेयर की एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। Thank you very much. Thank you very much so much. Thank you very much. Okay, Naseem, see you later. Take care. Allah Hafiz.